नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एफएस ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही जोश के साथ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सामान्य हिंदी। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 2 PM से आपको डेली यहाँ पे मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे 30 प्रश्न 30 चैप्टर से डेली करवाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चलिए उत्तर करिए। स्वर्णधूल, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिदंबरा। चिदंबरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी कृति चिदंबरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों यह यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिदंबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं पहले ये बताइए। स्वर ध्वनि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 3। अब यह दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार होते हैं स्वर ध्वनि के। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। अब देखिए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम श्वास की जरूरत पड़ती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम श्वास की जरूरत पड़ती है, जिन स्वरों को बोलने में कम सांस की जरूरत पड़े वहाँ ह्रस्व स्वर होता है। और दीर्घ क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक श्वास की जरूरत पड़े। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक श्वास की जरूरत पड़े वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जहाँ पे तीन क्षण का समय लगे। 3 क्षण मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं ना ओम, अगर देखिए ओम लिख दिए हैं हम, ओम, यहाँ पे प्लुत स्वर है। यहाँ पे 3 जो बना है यहाँ पे प्लुत स्वर है। जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा चौथा और पहला चौथा। आंसर करिए आप लोग। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन में किस वर्ग से संबंधित हैं? मैंने आपको बताया था कि आप का वर्ग ले लीजिए, पूरा का वर्ग ले लेते हैं हम। इसी प्रकार जो है चा वर्ग होता है और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी प्रकार सब है। अब यहाँ से आपको देखना है कि पहला वर्ग जो होता है, पहला अल्प होता है, उसके पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। बाकी जो बीच में बचता है वो महाप्राण होता है। अल्प प्राण कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या अल्प प्राण होते हैं। कौन से प्राण? अल्प प्राण होते हैं ये। और जो बीच में बचता है, दूसरा बच रहा है और चौथा बच रहा है। ये दूसरा चौथा आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन सी में दिख रहा है कि दूसरा चौथा। आपसे महाप्राण पूछा है, दूसरे और चौथे वर्ग में क्या महाप्राण हो रहे हैं? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे और चौथे वर्ग में हमारा महाप्राण की ध्वनियां आती हैं। पहले, तीसरे और 5वें में हमारा अल्प प्राण आता है। पहले, तीसरे और 5वें में हमारा कौन सा आता है? अल्प प्राण। और दूसरे और चौथे में हमारा महाप्राण ध्वनियां आती हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे? चलिए उत्तर करिए। प्रश्नवाचक चिन्ह विराम, कोष्टक, पूर्ण विराम। मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्य में आपको कब, कहाँ, कैसे, क्यों दिख जाए, जिस वाक्य में आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिख जाए उसे आपको कुछ नहीं, तुरंत आपको प्रश्नवाचक मानना है। क्या? कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिखा,
कोई भी वाक्य मिल गया, कोई भी वाक्य मिल गया, अगर उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिखा आगे लगा हो, चाहे चाहे बीच में लगा हो या पीछे लगा हो, कहीं भी लगा हो, अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा है तो वहां पे आपको तुरंत प्रश्नवाचक मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहले आप लोग इस क्वेश्चन में मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे हमको एक चीज ये बताइए कि आपको मैंने बताया था पीछे कि मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद। अब कहेंगे आपकी कौन कौन होते हैं सर? तो रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक। कौन सा? रूढ़ होता है, एक होता है यौगिक होता है, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़, जो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, योग रूढ़ दिख रहा है, योग रूढ़। तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पूछ रहा है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द क्या होता है आपको मैं ये बता दूं। रूढ़ शब्द होता है जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो वह रूढ़ कहलाता है। जैसे घर, किताब, ये रूढ़ वर्ण है। और यौगिक शब्द क्या होता है? जिन वर्णों का संधि विच्छेद हो जाए, जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए, जैसे हो गया पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, इसका संधि विच्छेद हो जा रहा है तो यहाँ यौगिक शब्द होगा। योग रूढ़ क्या होता है? जहां पे दुनिया का सारा बहुब्रीहि समास, दुनिया का सारा बहुब्रीहि समास क्या? योग रूढ़ कहलाता है, बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात भगवान गणेश जी, लंबा उदर है अर्थात भगवान गणेश। गणेश यहाँ पे लंबोदर, यहाँ पे आपका ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि यहाँ पे कोई अन्य पद प्रधान है। यहाँ पे लंबोदर में कोई अन्य पद प्रधान है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। दुनिया का सारा बहुब्रीहि समास योग रूढ़ कहलाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, इस वाक्य का उदाहरण है, मतलब इसमें कौन सा उदाहरण है? सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, कि आज्ञावाचक वाक्य का? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था कि जहां पे जिन वाक्य के बीच में की आ जाए, जिन वाक्य के बीच में की आ जाए वहां पे आपको तुरंत मिश्र वाक्य मारना है। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे की है, क्या है? की दिख रहा है ना। यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोला जिन वाक्य के बीच में आपको की दिख जाए वहां पे तुरंत आपको मिश्र वाक्य मारना है। आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि संयुक्त वाक्य कहाँ आता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य एक आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि संयुक्त वाक्य किसमें है। आप में दे देगा, जैसे दे दिया कि राम और मोहन खाना खा रहे हैं, राम और मोहन पढ़ रहे हैं, और आ रहा है ना। जिस वाक्य के बीच में अगर आपको और दिख गया, जहां पे और दिख गया वहां पे आपको तुरंत संयुक्त वाक्य मारना है। और जिन वाक्य के बीच में आपको की दिख गया वहां पे आपको तुरंत मिश्र वाक्य मारना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? आपको मैं पहले बता दूं कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। निषेधवाचक वाक्य वो होता है जिसमें आपको ना की बात कर दे, नहीं की बात कर दे। जहां पे किसी चीज को मना किया जाए कि मैं यह नहीं करूंगा, नहीं आ गया, वह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि निगेटिव पॉइंट कहाँ है। मैंने दूध पिया, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे मत, यहाँ पे भी नहीं है, निगेटिव ये भी है, निगेटिव ये भी है, ये भी निगेटिव है। हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। मैंने दूध पिया, मैंने बोला है कि निषेधवाचक वाक्य अर्थात जहाँ पे ना किया जाए, अर्थात निगेटिव हो। और इसमें पूछा निषेधवाचक नहीं है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी भी निषेधवाचक है, सी भी निषेधवाचक दिख रहा है, और डी भी निषेधवाचक दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। मैंने आपको बता रखा है कि व्यक्तिवाचक वो होता है जहां पे व्यक्तियों की बात की जाए, जैसे मोहन, श्याम, राम, ये सब जो है व्यक्तिवाचक है। समूहवाचक जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे झुंड की बात की जाए, जहां पे जैसे सभा हो गई, वहां पे देखिए बहुत सारे लोग होते हैं। बाजार हो गई, वहां पे समूहवाचक होता है, बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये समूहवाचक हो गया। भाववाचक जहां पे सुंदरता, भय, प्रेम, क्रोध दिखाया जाए, वहां पे भाव होता है। यहाँ पे आपको सुंदरता दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे भाव को दिखाया जा रहा है। जातिवाचक किसी के जाति का, पूरी जात का बोध हो, जहां पे जैसे पक्षी, पक्षी कह दिया, यहाँ पे पूरे पक्षी के जात का बोध हो गया। पौधे कह दिया, इसमें पूरे पेड़ पौधे की जात का बोध हो गया। बालक कह दिया, पूरे बालक, बालकों की का बोध हो गया। जो स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बालक कह के संबोधित कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा जातिवाचक हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाववाचक है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। पहले आप बताइए कि कारक कितने होते हैं। हमारे हिंदी में कारक कुल 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, बताइए। आपको बता दूं कि ने का किस विभक्ति में लोप होता है, कर्ता, कर्ता में ने का लोप होता है। और संप्रदान में के लिए का होता है, संप्रदान में के लिए का लोप होता है। और करण कारक में से का लोप होता है। और कर्म कारक में को का होता है। यहाँ पे कर्म कारक को, फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको कर्म ही पूछा है, कर्म पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में प्रयोग हुआ है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, आपको इस बीच में दिख रहा है कि पर अब बताइए आप पर किस कारक में आता है। मैंने अभी आपको बताया कि कुल कारक कितने होते हैं, कुल कारक होते हैं 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और अपादान। हमारे कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखिए करण में से का लोप होता है, संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान में के लिए होता है, और संबंध में का में पर होता है, में और पर होता है। आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कुर्सी पर, आपको पर दिख गया ना, तो आपको तुरंत संबंध कारक मारना है। कौन सा संबंध कारक, क्योंकि इसमें पर लगा है, पर आपका संबंध कारक में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समूहवाची शब्द की पहचान कीजिए। मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि समूहवाचक अर्थात क्या होता है, जहां पे भीड़ की बात की जाए, बहुत सारे लोग हों, जैसे बाजार। समूहवाची देखिए लेखक गण है, इसमें गण मतलब पूरे लेखक की बात कर रहा है, जितने लेखक होते हैं सबकी बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लेखक गण आए थे, लेखक गण मतलब बहुत सारे आ गए, यहाँ पे समूह की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 12। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे पूछूंगा संधि कितनी होती है, संधि कितनी होती है। संधि कितनी, 3 होती हैं। कौन कौन संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। कितनी संधियां होती हैं, 3 संधियां होती हैं। आपको हमारा, अगर आपको संधि का आपको अगर संधि पहचानने को नहीं आता है, अगर आपको संधि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप हमारा एक संधि का ट्रिकी वीडियो बनाया हूं, उसे आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें कौन सी संधि है। मैंने संधि, समास और रस, छंद का सबका एक ट्रिकी वीडियो बना के आपको इस चैनल एपेक्स ग्रुप में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक संधि का, उसको आप लोग देख लेंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में बताएं कि संधि के कितने भेद हैं, 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 संधियां होती हैं।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यण संधि, यण संधि हमारा जो है स्वर संधि में आता है। किस में आता है? स्वर संधि में। व्यंजन संधि तो इसका भाग है। स्वर संधि के भेद में दूसरा आता है व्यंजन संधि, तीसरा आता है विसर्ग संधि। अब दीर्घ संधि पहला, दीर्घ संधि तो ये तो स्वर संधि के भेद में आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। व्यंजन संधि भी नहीं है। स्वर संधि में 5 आते हैं, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, सॉरी आपको बता दूं कि जो होता है स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि, इसके 5 भेद होते हैं। आपको इसमें आ रहा है यण संधि, आ रहा है ना? यण संधि अर्थात यह स्वर संधि के भेद में आता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी में कौन सा समास होगा? आप लोग उत्तर करिए, शीघ्र उत्तर करिए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि समास कितने होते हैं? समास कुल टोटल 6 समास होते हैं। कौन कौन समास होते हैं? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। हमारे समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है पंचवटी में कौन सा समास होता है। चलिए आप बताइए। मैंने आपको बताया था जिसका पहला पद प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होगा, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास मैंने बोला था जिन वर्णों का विग्रह करने पे है जो आता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, बीच में है जो आ रहा है, वहां पे कर्मधारय समास। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पे द्विगु समास होता है। यहाँ पे आपको पंचवटी में आगे दिख रहा है पंच, यह संख्यावाची है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका दोनों पद प्रधान होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। फिर हर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पंच जो है यहाँ पे संख्यावाची, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। आपको बताना है कि सकर्मक वाक्य के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए। मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मैंने आपको बताया था कि शब्द के आधार पे क्रिया के 2 भेद, आपको बताया था कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आपसे पूछ रहा है कि सकर्मक क्रिया है। मैंने आपको बताया था कर्मक क्रिया वो क्रियाएं होती है जिसमें कर्म ना हो। जैसे पानी बरस रहा है, इसमें आप कोई वर्क कर रहे हैं? नहीं वर्क कर रहे हैं। जहाँ पे कोई काम ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पे कर्म का बोध हो। जैसे यहाँ पे आपको सकर्मक क्रिया का पूछा है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें कार्य हो रहा है। बताइए। मंदाकिनी सोती है, अरे भैया सो रही है तो यह कोई वर्क कर रही नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन का यह आंसर एकदम गलत है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, अरे भैया हंसने में कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं तो इसमें कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। बालिका निबंध लिख रही है, भैया वो तो अपने कलम से निबंध लिख रही है, यहाँ पे वर्क हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बालिका निबंध लिखती है। सकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म का बोध हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया वहाँ जहाँ पे कर्म का बोध ना हो। ये कर्म के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कीर शब्द का अर्थ है, बार बार एग्जाम में पूछा है भैया, यह हमारा टीजीटी में पूछा है। टीजीटी में यह क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। कीर शब्द का अर्थ है कील, कीड़ा, हाथी, तोता। कील, कीड़ा, हाथी, तोता। उत्तर करिए, शीघ्र उत्तर करिए आप लोग। इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर होगा तोता। कीड़ का अर्थात क्या होता है? तोता। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रसाल शब्द का अर्थ होता है। अच्छा भैया आपको पता नहीं लग रहा है, रसाल में रस, रस किस में भरा है? केला आम में भरा है कि केला में भरा है कि पक्षी में कि चमक में? आप बताइए। रसाल मतलब रस किस में भरा हुआ है? आम में रस भरा होता है कि केला में रस भरा होता है कि पक्षी में कि चमक में? आपको इस क्वेश्चन का चमक बिल्कुल गलत है, पक्षी भी गलत है, केला में रस नहीं भरा होता है, खाने के बाद कुछ मिठास पता चलती है, लेकिन आम में रस भरा हुआ होता है, इसलिए रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? हमारा आम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? उत्तर करिए शीघ्र आप लोग। ऑप्शन नंबर ए अधिक, बी नवीन, सी नवनीत, डी नगर। अरे भैया न्यून मतलब होता है कम। न्यून का मतलब क्या होता है? कम। आपको कम का विपरीत लगाना है, क्योंकि आपसे विलोम पूछा है। क्या पूछा है? विलोम पूछा है। कम का विपरीत होता है भैया अधिक। क्या होता है? अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया है बताइए? राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। चलिए बताइए। खाना खाया होगा, अभी खाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, खाया होगा यह हमारा संदिग्ध भूत में लग रहा है। अभी खाया है कि नहीं मुझे कंफर्म पता नहीं है, इसलिए यह संदिग्ध भूत है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, बजरंगबली, पवन सुत, कपीश्वर। आप बताइए, उत्तर करिए शीघ्र। राम भक्त, बजरंगबली, पवन सुत, कपीश्वर। आप बताइए। कपीश्वर तो बजरंगबली को कहा ही जाता है, पवन सुत पवन पुत्र हैं इनको भी कहा जाता है, बजरंगबली भी कहा जाता है, लेकिन राम भक्त नहीं कहा जाता है। राम भक्त तो राम के भक्त थे, लेकिन यह हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राम भक्त नहीं, इनकी पर्यायवाची नहीं है। हनुमान की राम भक्ति पर्यायवाची एकदम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना, कनकटा होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए उत्तर करिए शीघ्र आप लोग। चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना, कनकटा होना। कनकटा होना बिल्कुल गलत है। विनम्र होना, अरे भैया कान काट ले कोई आपका तो आपको विनम्र लग रहा है, बिल्कुल गलत होगा। मूर्ख होना, अरे भैया कान काटेगा वो मूर्ख थोड़ी ना होगा। अगर आपका कोई कान काटता हो बहुत चतुर होगा। क्या होगा? चतुर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? मैंने आपको बताया था कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत का अशुद्ध शब्द। संस्कृत का अशुद्ध शब्द या संस्कृत का विकृत रूप जो होता है, विकृत रूप क्या होता है? संस्कृत का विकृत रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप जो होता है वह तत्सम कहलाता है। और देशज शब्द जो हमारे गांव शहर में बोला जाता है, देशज शब्द होता है। विदेशी शब्द जो विदेशों से आई हुई भाषाएं होती हैं, विदेशी शब्द कहलाती हैं। फिलहाल ओठ का जो होता है ये हमारा तद्भव शब्द है। इसका यह तद्भव शब्द है। ओठ का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगर आपसे पूछ लेता ओष्ठ कौन सा शब्द है तद्भव की तत्सम, आप देख रहे हैं ओष्ठ संस्कृत का शब्द है इसलिए यह तत्सम हो जाता, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है ओठ। ओठ आपका तद्भव शब्द है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भागीरथी, भगीरथी, पहला ऑप्शन है भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भगीरथी। आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? भैया भागीरथी इस तरह लिखा जाता है, भागीरथी इस तरह लिखा जाता है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सीटेट में पूछा हुआ है, या टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। भागीरथ कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यहाँ पे भागीरथा ऐसी आपको कहीं दिख रहा है, भागीरथी ऐसी लिखा है। हाँ, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भागीरथी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जेहन का अर्थ होता है
जेहन का अर्थ होता है दिमाग, सपना, ख्याल, दिल। बताइए, उत्तर करिए शीघ्र आप लोग। जेहन का अर्थ है दिमाग, सपना, ख्याल, दिल। चलिए बताइए आप लोग। आपके घर पे कोई आपको पढ़ाता है तो नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो घर वाले कहते हैं यह एग्जाम में आएगा, इसे अपने जहन में डाल लो। जहन में डालो अर्थात दिमाग में रख लो, दिमाग में सेव कर लो, अर्थात जहन अर्थात दिमाग होगा। जहन का अर्थ क्या होगा? दिमाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के पास सीखने के स्रोत में से एक है। बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक क्या है? अध्यापक, ये तो होता ही है, लेकिन आपको देखना है सबसे अच्छा स्रोत क्या है। पाठ्य पुस्तक होता है कि माता पिता की उत्सुकता होती है? चलिए उत्तर करिए आप लोग शीघ्र। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? माता पिता। आपके प्रमुख स्रोत कौन होते हैं? सिखाने के सबसे प्रमुख स्रोत क्या? हमारे बच्चों को सिखाने के सबसे प्रमुख स्रोत कौन? माता पिता होते हैं। सबसे पहली शिक्षा माता पिता से ही बच्चे प्राप्त करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। चलिए, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत के अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। आप लोग उत्तर करिए इसका। चलिए, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर जाएगा भारत में अनेक जातियां होती हैं। भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। हमारे भारत में अनेक जातियां होती हैं, अनेक जातियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि अपभ्रंश कहाँ से विकसित हुई है, किस खड़ी बोली से हुई है। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन है माधवी, दूसरा अर्धमगधी, तीसरा सौरसेनी, फिर चौथा है पैसाची। आपको चेक करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग सेलेक्ट करिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए शीघ्र करिए आप लोग, बताइए उत्तर। इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर होगा सौरसेनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। खून का खून पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। चलिए, रक्तपान करना, बीमार पड़ना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना, बेचैन होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए उत्तर करिए आप लोग शीघ्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। खून के घूंट पीना अर्थात अगर कोई आपको पीट दिया, आप अंदर से एकदम जल रहे हैं कि मैं इसको भी पीटूं, तो आपके अंदर क्रोध जागृत होता है, आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं, उस खून के प्यासे हो रहे हैं कि उसको पीटेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहां से आपके अलंकार हैं, अलंकार का चलिए बताइए। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पे शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पे यमक अलंकार होता है। जहां पे शब्दों की आवृत्ति होगी वहां पे यमक अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार जहां पे वर्णों की आवृत्ति होगी, जहां पे वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पे उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां पे रूपक अलंकार होगा। इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको। आप अगर मेरा ट्रिक देखना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हर वीडियो की जो मैंने ट्रिक बनाई है देख लेंगे आप लोग लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए, रूपक अलंकार जहां पे जिन वाक्य में आपको योजक चिन्ह बीच में दिख जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जिस वाक्य में आपको बीच में जन जानु मनु मानो जनहु मनहु आ गया, वहां पे आपको जिन वाक्य के बीच में जनु जानु मन मानु आ जाए वहां पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शब्दों की आवृत्ति हुई है, कनक कनक आया है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा।
फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए। आप हमसे जुड़िए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हिंदी की इतनी तो गारंटी दे ही सकता हूं कि हिंदी में टेट सीटेट में आपको 30 क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 30 क्वेश्चन। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि 27 प्लस ना आप लेकर आएंगे। 27 प्लस नंबर आपका आना ही आना है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो 27 प्लस क्वेश्चन आके आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इतना मेहनत करूंगा दोस्तों कि आपका 27 से अधिक नंबर आपको आने ही आने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जान लीजिए, आज बता रहा हूं। कुंडलिया छंद जो है दोहा और रोला से मिलकर बनता है। किससे? दोहा और रोला। आपसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछता है कि दोहा का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा का विपरीत कौन सा होता है? सोरठा होता है दोस्तों, सोरठा होता है। अब ये भी पूछता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। जब दोहा का उल्टा सोरठा होता है तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 हो जाएंगी और द्वितीय और चतुर्थ में 13 हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, दोहा को क्या कहते हैं? इसको अर्धसममात्रिक छंद भी कहते हैं। यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको बता दिया। अर्धसममात्रिक छंद किसे कहते हैं? दोहा को कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।